नमस्कार दोस्तों, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जिस उत्साह के साथ आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे मेरा भी जोश डबल हो जाता है। हम और आप मिलकर बढ़िया रिवीजन करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आज हम 12 नंबर का रिवीजन करके जाएंगे। अच्छे से हर पार्ट को डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करें। पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में किस किस ढंग से प्रश्न पूछे गए हैं, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखें, हमारा टॉपिक है समाकलन के अनुप्रयोग मीन्स क्षेत्रकलन और अवकल समीकरण। देखते हैं 2018 में क्षेत्रकलन से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए और अवकल समीकरण से 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार 2019 में भी 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए क्षेत्रकलन में से और अवकल समीकरण से 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार कुल वेटेज 12 नंबर का है। हम अच्छे से रिवाइज करते हैं और 1 बाय 1 सब चीजें समझते जाते हैं। सबसे पहली बात, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से हम क्या समझते हैं? अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बोलूं, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो एवं आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो, तो वह अवकल समीकरण कहलाता है। जब हम ये लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। आसान शब्दों में कहूं, वह समीकरण जिसमें x हो, y हो, dy बाई dx हो, अवकल समीकरण कहलाती है। देखिए, इसका मीनिंग वही है। यहां पर एक एग्जांपल दे दिया, dy बाई dx भी है, x भी है और y भी है। किसी किसी समीकरण में ऐसा भी हो सकता है dy बाई dx प्लस 2y बराबर 4 हो, x है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये अवकल समीकरण के उदाहरण हो गए। फिर टॉपिक आता है अवकल समीकरण की कोटि एवं अवकल समीकरण की घात। सबसे पहली बात, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? आप तो ये देखें, सबसे बड़ा अवकलज कौन सा विद्यमान है, वही उस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। हमें यह देखना है अधिकतम कितनी बार उसका अवकलन हुआ है। तो सबसे बड़ा अवकलज ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। फिर आता है अवकल समीकरण की घात। किसी भी अवकल समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले सरलीकरण करना है। अगर घातें पूर्णांक नहीं हैं तो उनको सरल करें, फिर हल करके आप ये देखें कि सबसे बड़े अवकलज की घात कितनी है। सबसे बड़े अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है, यदि वह विद्यमान है तो। एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। d2y बटा dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx की घात 4 बराबर cos x। सबसे बड़ा अवकलज कौन है? d2y बाई dx स्क्वायर। मीन्स कोटि कितनी हो गई? 2। अब सबसे बड़े अवकलज की घात कितनी है? सबसे बड़ा अवकलज ये है और इसकी घात कितनी है? 1। इसलिए इसकी घात क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। फिर पार्ट आता है अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या चीज है? जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें चरों में संबंध प्राप्त होता है। वो संबंध ओरिजिनल इक्वेशन को भी संतुष्ट करता है। ये अवकल समीकरण का हल कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, व्यापक हल और विशिष्ट हल। अब व्यापक हल क्या चीज है, ध्यान से देखें। जैसे उदाहरण दे दिया y इक्वल a cos x प्लस b sin x। अवकल समीकरण d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 का एक व्यापक हल है। यहां पर स्विच अचर दिए हैं a और b, ये व्यापक हल कहलाएगा। और यदि यहां पर स्विच अचरों को विशिष्ट मान दे दें, जैसे मैं कह दूं 3 cos x प्लस 5 sin x, विशिष्ट मान दे दिए तो यह विशिष्ट हल कहलाएगा। इस पर प्रश्न नहीं बनता है, एक जानकारी है। फिर ध्यान दें, अवकल समीकरण का निर्माण करना, यह इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। दिए गए वक्र के समीकरण का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मेथड क्या है? सबसे पहले ये देखें कि दिए गए वक्र के समीकरण में स्विच अचर कितने हैं।
यदि हमें दो स्वेच्छाचर दिए हैं तो दिए गए वक्र के समीकरण का 2 बार अवकलन करेंगे। यह समीकरण नंबर 1 कहलाएगा, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर पहली बार अवकलन करेंगे, फिर दूसरी बार और अवकलन करेंगे। अब मुझे 3 समीकरण प्राप्त हो गए। इन तीनों समीकरणों की सहायता से हमें स्वेच्छाचरों को हटाना है और स्वेच्छाचर के हटते ही अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है। सॉल्व करते हैं। y बराबर a cos x प्लस b sin x है, तो dy बटा dx क्या होगा? dy बटा dx बराबर माइनस a sin x प्लस b cos x, समीकरण नंबर 2। पुनः अवकलन करेंगे तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर माइनस a cos x माइनस b sin x, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a cos x प्लस b sin x, ये हो गया d2y बटा dx स्क्वायर। समीकरण 1 की सहायता से इसका मान रख सकता हूं मैं, तो यहां क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, तो लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से d2y बटा dx स्क्वायर कितना प्राप्त हो रहा है? d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस y, या d2y बटा dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अवकल समीकरण का निर्माण हो गया या मेरा काम सही हो गया? स्वेच्छाचर हटाने हैं, स्वेच्छाचर के हटते ही अवकल समीकरण का निर्माण हो जाता है। फिर आता है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियां। ध्यान से देखें। नंबर 1, चरों को पृथक करने वाली विधि, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मीन्स हम चरों को पृथक करते हैं। आपको कोई भी समीकरण दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स बराबर अंश बटा हर कर दिया, फिर y की तरफ dy की तरफ y ले जाएं और dx की तरफ x ले जाएं, चरों को पृथक कर दें और चरों को पृथक करने के बाद उनका समाकलन कर दें, आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है चरों के पृथक्करण रूप में रूपांतरण। यहां पर हम क्या करते हैं? किसी विशिष्ट व्यंजक को t मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं, फिर उसको चरों के पृथक्करण रूप में रूपांतरित कर देते हैं, उसके बाद चरों को पृथक करके और अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगला रूप आता है समघात अवकल समीकरण। सबसे पहली बात मुझे पहचान करनी आनी चाहिए कि यह समघात अवकल समीकरण रूप है। आप तो एक काम करें, जो परिभाषा दी हुई है कि इसको dy dx बराबर f1x, y बटा f2x, y दिया है, ax प्लस by बटा cx प्लस dy के रूप में लिखा जा सके, जहां f1x, y और f2x, y x और y में समघात फलन हो। साधारण भाषा में आपको समझाता हूं, dy बाई dx बराबर अंश बटा हर है। यदि अंश और हर के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान है तो वह समघात अवकल समीकरण कहलाती है। हर पद में x और y की घातों का योग समान होना चाहिए। जैसे देखें, dy बाई dx बराबर 3x माइनस 2y अपॉन 4x प्लस y। यहां पर x और y की घातों का योग समान, x और y की घातों का योग समान, x और y की घातों का योग समान। ये रूप क्या कहलाएगा? समघात अवकल समीकरण रूप कहलाएगा। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? y बराबर vx रख देते हैं। क्लियर? फिर आता है समघात रूप में परिणत होने वाली अवकल समीकरण। जैसे dy बाई dx बराबर मुझे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बटा a2x प्लस b2y प्लस c2 दे रखा है। अब इसमें दो तरह के रूप हैं। केस 1, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? छोटा x बराबर कैपिटल X प्लस एच रख देते हैं और छोटा y बराबर कैपिटल Y प्लस k रख देते हैं। इसकी जगह x प्लस एच और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k रख देंगे।
ये प्रतिस्थापित करने के बाद h व k का इस प्रकार से चुनाव करते हैं कि a1h प्लस b1k प्लस c1 बराबर 0, ताकि वह समघात रूप में बदल जाए। अब जो कैपिटल Y और X में समघात रूप मिला उसे हल करने के लिए कैपिटल Y बराबर Vx रखते हैं, कैपिटल Y बराबर Vx रखते हैं। फिर इसको समघात रूप को हल करने के बाद लास्ट में कैपिटल X और Y के मान रख देते हैं और हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसमें आता है केस 2, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो हम क्या करते हैं, उस कॉमन पार्ट को v मान लेते हैं या t मान लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं और फिर उसको समघात रूप से हल कर लेते हैं। ध्यान से देखें, इस तरह का प्रश्न आएगा, हम अटेंड करेंगे। फिर आता है रैखिक अवकल समीकरण। व्यापक रूप कहा जाए तो dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q है, जहां p और q x के फलन या अचर हैं। समाकलन गुणांक, सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी प्रश्न दिया हुआ है इस मानक रूप में बदलते हैं, फिर मानक रूप से तुलना करके p और q के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की घात p dx। ये प्राप्त होने के बाद उसका हल ज्ञात करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। ये कहलाता है समाकलन गुणांक। फिर इसमें मान रख के समाकलन करते हैं, हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। कई बार इस ढंग से हम सॉल्व करते हैं तो वो अटेंड नहीं होता, क्योंकि वह दूसरे मानक रूप में दिया होता है। और वो दूसरा मानक रूप क्या है, ध्यान से देखें। दूसरा मानक रूप इसका है dx बटा dy प्लस p1x इक्वल टू q1, जहां p1 और q1 y के फलन या अचर हैं। सेम वही काम, पहले मानक रूप से तुलना करेंगे, p1 और q1 के मान ज्ञात करते हैं, फिर समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। समाकलन गुणांक बराबर e की घात p1 dy, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और हल कैसे निकालेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q1 dy। इस प्रकार से हम रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। कई बार प्रश्न दिया होता है जिसको हमें रैखिक अवकलन रूप में रूपांतरित करना पड़ता है, वह बर्नौली रूप भी कहलाता है। तो अगला टाइप आता है रैखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण या का व्यापक रूप या बर्नौली रूप। dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n है। अब ये रैखिक अवकल समीकरण रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हमें उस रूप में रूपांतरित करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो देखिए, गौर से देखें। dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई की पावर n है। सबसे पहला काम, अब यहां पर क्या हो गया, राइट हैंड साइड में जो q है वो या तो अचर होना चाहिए या x का फलन होना चाहिए। यहां पर y का टर्म भी आ गया, तो सभी को हम पहले y की पावर n से भाग दे देंगे। तो 1 अपॉन y की घात n dy बटा dx प्लस p y बटा y की घात n इज इक्वल टू q। उसके बाद 1 अपॉन y की घात n को t मान लेते हैं, फिर सरल करके मानक रूप में बदलते हैं और वेरिएबल्स को सेपरेट करके, चरों को पृथक करके हल करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न अटेंड करते हैं। ये 2017 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है, ध्यान से समझें। अवकल समीकरण cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y बराबर 10x का हल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ क्या आती है कि सर 1 बाय 1 मुझे सारी टाइप्स पता हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूं कि किस रूप से अटेंड करूं। आप 1 बाय 1 देखें, प्रश्न में कहीं नहीं लिखा समघात रूप से अटेंड कीजिए, रैखिक रूप से अटेंड कीजिए। आपको चेक करना पड़ेगा कि यह किस रूप में है, यह जजमेंट आपको लेना आना चाहिए। सबसे पहला रूप हमने पढ़ा चरों को पृथक करना। ध्यान से देखें, क्या यहां पर dy की तरफ सारे y के पद जा रहे हैं और dx की तरफ सारे x के पद जा रहे हैं? नहीं जा पा रहे, क्योंकि cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस ये है, तो चरों को पृथक करने वाला रूप नहीं है। समघात अवकल समीकरण पढ़ा तो dy बाई dx समघात रूप भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि समघात रूप में क्या होता है, ax प्लस बी वाई बटा सी एक्स प्लस डी वाई, उस ढंग से है, वो रूप भी नहीं है। तो फिर हम सोचते हैं रैखिक अवकल समीकरण का रूप होगा।
उसमें भी क्या है, रेखिक अवकलन समीकरण रूप में लिख लेता हूं पहले, dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर q। मुझे dy बाई dx का गुणांक 1 चाहिए। भाई मानक रूप में बदलना भी तो आना चाहिए हमें, और यहां पर dy बाई dx के साथ कौन है, cos स्क्वायर x। तो सबसे पहला काम, सभी पदों में cos स्क्वायर x का भाग दे देते हैं। तो क्या होगा, cos स्क्वायर x का भाग देंगे तो समीकरण क्या मिल जाएगा, गौर से देखें, dy बटा dx प्लस y बटा cos स्क्वायर x बराबर tan x बटा cos स्क्वायर x, dy बटा dx प्लस y sec स्क्वायर x बराबर tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब यह मानक रूप रेखिक अवकल समीकरण में बदल गया। इसकी मानक रूप से तुलना कर देंगे और तुलना करके P और Q के मान ज्ञात करना है। बेटा ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, और इसमें जो रेखिक अवकल समीकरण या अवकल समीकरण का रोल तो थोड़ा सा ही है। सारा खेल जो हमने 9 चैप्टर पढ़ा था अनिश्चित समाकलन, उसी का है। सिंपली आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, तो उसी का रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका। अब देखिए ये पार्ट आ गया, हम दोनों की तुलना करते हैं और P और Q के मान ज्ञात करते हैं। तुलना करने पर वहां आपको लैंग्वेज में बराबर लिखना है। तुलना करने पर तो यहां पर P बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, sec स्क्वायर x, और Q बराबर क्या हो गया, tan x इंटू sec स्क्वायर x। कोई तकलीफ नहीं। अब गौर से देखें, पहला स्टेप क्या था, तुलना करो, P और Q के मान निकालो। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की घात इंटीग्रेशन ऑफ P dx। अब P कौन है, sec स्क्वायर x, e की घात इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। ये भी आ गया। अब कैसे अटेन करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की घात tan x। अब हल ज्ञात करें, अगला स्टेप। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आएगा, हल। हल कैसे ज्ञात करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, भाई y इंटू समाकलन गुणांक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की घात tan x, लिख देते हैं e की घात tan x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान है tan x sec स्क्वायर x इंटू e की इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं लिख देता हूं e की घात tan x इंटू tan x sec स्क्वायर x dx। अब क्या करें, ये वाला पार्ट तो एज इट इज पड़ा है, क्या कर लें हम, माना tan x बराबर t। अब तो बड़ा आसान काम हो गया, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ये पार्ट हमें क्या मिल जाएगा, y इंटू e की पावर t बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें कोई चेंज नहीं आना, इसमें कर दूं मैं e की पावर t, ये क्या हो जाएगा t dt। अब आइलेट की सहायता से इसको अटेंड कर लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। यहां पर चाहे तो इसमें हम कोई चेंज ना करें तो भी चल जाएगा, तो tan x ही लिख देते हैं, तो y इंटू e की पावर tan x बराबर इस पार्ट को जैसे हमने अभी कुछ नहीं लिखना। अब ये क्या हो जाएगा, t आइलेट लगा देंगे क्योंकि हम राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आइलेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dt। तो ये क्या हो गया, t e पावर t माइनस e पावर t प्लस c। तो e की पावर tan x कॉमन ले लें हम लोग, और tan x माइनस 1 प्लस c, और यहां हो जाएगा y
e की घात 10x। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, e की घात 10x से भाग दे देते हैं। y इंटू ई की घात 10x था, ये t की जगह हमने 10x रख दिया, माइनस e की पावर t कॉमन, तो 10x माइनस 1 इंटू ई की घात 10x प्लस c। अब यहां पर क्या हो जाएगा, y बराबर e की पावर 10x है, कट जाएगा, तो 10x माइनस 1 प्लस c e की घात माइनस 10x। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मानक रूप से तुलना कर ली, और तुलना करने के बाद e की घात p dx, तो e की घात sec स्क्वायर x dx, e की पावर 10x, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और इसको हमने अटेंड कर लिया। t e की पावर t माइनस e पावर t, e पावर t आ गया, e पावर t कॉमन ले लिया, t माइनस 1, तो 10x माइनस 1, अब सभी में 10x का भाग दे दिया, तो ये उत्तर प्राप्त हो गया। फिर इसका अगला पार्ट आता है 2018 में आया हुआ प्रश्न, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटा 2x प्लस 2y प्लस 3 का हल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, ये कौन सा मानक रूप है, ये समघात अवकल समीकरण में रूपांतरण विधि है। देखिए गौर से, यहां पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नजर आ रहा है। देखिए यहां पर ये a1, ये b1, ये a2, ये b2, 1/2 बराबर 1/2। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक पार्ट को कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, dy बटा dx बराबर x प्लस वाई प्लस 1 बटा 2x प्लस 2y प्लस 3 है, 2 ले लिया कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस 3 कर दिया हमने। अब इस कॉमन पार्ट, ऊपर भी x प्लस वाई है प्लस 1, और नीचे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को v मान लेते हैं। फिर इसका अवकलन करते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो गया, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। तो हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसका मान रख देंगे, इसकी जगह रख दिया डी वी बटा डी एक्स माइनस 1। इस x प्लस वाई की जगह क्या रखना है, v प्लस 1, नीचे हो गया 2v प्लस 3, तो 2v प्लस 3 आ गया। अब हम इस माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो v प्लस 1 बटा 2v प्लस 3 प्लस 1 आ गया। एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, 2v प्लस 3, तो 3v प्लस 4 बटा 2v प्लस 3। या अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, 2v प्लस 3 को dv की तरफ ले जाएंगे और dx की तरफ इसको ले आएंगे, ये पार्ट आ गया। यहां पर आकर बच्चा सोचता अब क्या करें, अंश में हर का भाग दे दें, घातें बराबर है, ऐसा करने पर हमें ये वाला रूप प्राप्त हो जाता है। फिर इसका हमने समाकलन कर लिया, 2/3v प्लस 1/9 लॉग ऑफ 3v प्लस 4, क्योंकि 1/3 तो पढ़ा था, 1 अपॉन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस बी अपॉन ए, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी, जहां सी समाकलन अचरांक है। फिर अगला पार्ट देखें, हमें मिल गया 6v प्लस लॉग 3v प्लस 4 इक्वल टू 9x प्लस 9c। अब 9c को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं c1। v का मान क्या था, x प्लस वाई, तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 9x प्लस c1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 6y माइनस 3x प्लस लॉग 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू c1। इस प्रकार समघात रूप में रूपांतरित करने वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। फिर आता है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 2x बटा वाई स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2017 में आया हुआ प्रश्न है। यहां पर सीधे ही नजर आ रहा है, चरों को पृथक कर दीजिए, dy की तरफ वाई स्क्वायर ले जाते हैं, ध्यान से देखें तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर dy बराबर 2x dx, वाई स्क्वायर dy बराबर 2x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बटा 3 बराबर 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो वाई क्यूब बटा 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। आसान सा काम है, यहां पे हो गया वाई क्यूब बटा 3, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कर दिया। अब उसको उधर भेज देते हैं, तो वाई क्यूब बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3c, तो वाई क्यूब बराबर 3x स्क्वायर
प्लस सी डैश मान लेते हैं, जहां पर सी डैश किसके बराबर है, 3c के बराबर। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें भी वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर y बटा x है, तो यहाँ हो गया dy बटा y बराबर dx बटा x। मैंने एक बात सिखाने के लिए इस प्रश्न का चयन किया है, ध्यान से देखें। अब जब पूरा सिस्टम लॉग में आ जाए या पूरा सिस्टम tan इनवर्स में आ जाए या साइन इनवर्स में आ जाए तो हम कांस्टेंट को भी उसी रूप में लिख लेते हैं। यहां पर देखें dy बटा y, भाई उनको उधर ले गए तो dy बटा y बराबर dx बटा x आ गया। ये मुझे क्या मिल जाएगा, log y बराबर log ऑफ मोड x प्लस, अब कांस्टेंट लगाने में प्लस सी भी लगा सकता हूं या मैं log c लगा सकता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, log y बराबर log ऑफ cx लिख सकते हैं हम लोग। तो y बराबर क्या मिल गया, cx। इस प्रकार से हम किसी भी अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये 5 स्टार सवाल ध्यान से देखें। आरबीएससी 2018 में आया हुआ सवाल है। हर प्रकार के प्रश्न हम अटेंड कर रहे हैं। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि दिया हुआ x बराबर 0 y बराबर 0। अगर हम स्वेच्छाचर का मान भी, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका मान भी ज्ञात कर लें तो विशिष्ट हल मिल जाएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इस प्रश्न में ये कहीं नहीं लिखा कि ये किस रूप से हल करना है। ये चरों को पृथक करने की विधि से मैं टेस्ट करता हूं। तो यहां पर देखिए dy की तरफ tan इनवर्स y और x भी है और dx की तरफ ये भी है, मींस चर पृथक नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है, यही तो प्रॉब्लम होती है, वो जजमेंट नहीं ले पाते कि ये कौन सा रूप है। 1 बाय 1 हम देखते जाते हैं। पहले चरों का पृथककरण रूप, यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन dy की तरफ x और y के पद हैं और dx की तरफ x y के पद हैं। इसका मतलब मैं वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। होमोजीनियस मींस समघात अवकल समीकरण, वो रूप भी ये नहीं है क्योंकि dy बाई डी एक्स के बाद या तो 1 आ गया या वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ x और y की घातों का योग 0 और x के बार y की घातों का योग 2 है, समघात रूप नहीं है। रेखिक अवकल समीकरण रूप, उसमें 2 केस थे। पहला केस ट्राई करता हूं, देखें ध्यान से। तो मुझे क्या मिलेगा, dy बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा tan इनवर्स y माइनस एक्स। ऐसा करने पर अब आगे कोई स्टेप बढ़ ही नहीं रहा। मैं dy की तरफ ले जाऊं तो xy जा रहा है और ये मानक रूप में नहीं बदल रहा। तो हमारे दिमाग में आता है एक भी रूप नहीं है, तो इसका केस 2 ट्राई करते हैं। केस 2 क्या कहता है, जब dy बाई डी एक्स से नहीं हो रहा तो dx बटा dy देखते हैं। dx बटा dy रूप में बदला मैंने, तो क्या मिला, tan इनवर्स y माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से बदल के देखा, इनको बदला, फिर दोनों को अलग अलग किया तो tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पार्ट को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो dx बटा dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई क्योंकि हमें मानक रूप मिल गया। यह रेखिक अवकल समीकरण है केस 2 का। दी गई समीकरण की मानक रूप से तुलना करते हैं। मानक रूप क्या है, dx बटा dy प्लस p1x बराबर q1। इससे जब मैं तुलना करता हूं तो देखिए p1 का मान कितना मिलता है मुझे, p1 बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q1 का मान क्या मिल रहा है, q1 बराबर tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर।
हमें P1 और Q1 मिल गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, ध्यान से देखते जाएं, ये P1 ये Q1, समाकलन गुणांक e की घात P1 dy, तो e की घात 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy आ गया। ये क्या हो गया, e की घात tan इनवर्स y। अब हल ज्ञात करें, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू Q1 dy। मान रख देते हैं x e की घात tan इनवर्स y बराबर e की घात tan इनवर्स y इंटू Q1 का मान tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, माना tan इनवर्स y बराबर t, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये क्या चीज मिल गया, x e की घात t बराबर e की घात t इंटू टी dt। अब इसका समाकलन करते हैं आइलेट की सहायता से। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो हम इसको आइलेट की सहायता से समाकलन करते हैं, और ऐसा करने पर यहां तो एक्स ई की पावर टी बराबर टी माइनस 1 ई की घात टी प्लस सी मिल गया। टी का मान रख देते हैं x बराबर, अब हमने क्या किया, e की घात t से सबको भाग दे दिया, फिर t का मान रख दिया, तो x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 e की घात माइनस tan इनवर्स y प्लस c की घात माइनस tan इनवर्स y। अब यहां पर देखें, ये वाला जो पार्ट है t माइनस 1, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर c बराबर 1 प्राप्त होता है। x की जगह 0 रखा और y की जगह भी 0 रखा, तो हमें c का मान 1 प्राप्त हुआ। वह मान रख दिया हमने, तो x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस e की घात माइनस tan इनवर्स y प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां हमने e की घात t का भाग दिया, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, c e की घात माइनस tan इनवर्स y प्राप्त होगा। मेरे ख्याल से यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे और थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि किस जगह कौन सा रूप का प्रयोग करना है, और ये चीज प्रैक्टिस से मिलती है। क्लियर? फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है समाकलन के अनुप्रयोग, क्षेत्रकलन। अब क्षेत्रकलन क्या चीज है, किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्षेत्रकलन कहते हैं, और समाकलन की सहायता से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समाकलन से क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया है, वो हमारा मेन टारगेट है। ध्यान से देखें, 6 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर के 2 पार्ट हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको इसमें जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने अलग अलग टाइप्स बना दिए हैं, और एक साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप 1 बाय 1 सभी टाइप से परिचित हो जाएं, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप डिसाइड कर सकें कि ये इस टाइप का प्रश्न है और इसको ऐसे अटेंड करना है। देखें टाइप 1 पार्ट ए, वक्र y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटियों x बराबर a और x बराबर b से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल a टू बी एफ एक्स डी एक्स या a टू बी वाई डी एक्स। कैसे, गौर से देखें। कहने का मतलब ये हुआ, मान लिया कोई वक्र है y बराबर एफ एक्स, और यहां पर ये कोटियां दे दे x बराबर a और ये x बराबर b। यहां पर हम एक पतली सी स्ट्रिप खींचते हैं, dx हो गई। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, x बराबर a से x बराबर b तक परिबद्ध है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया बराबर, ये बन जाएगा एरिया बराबर a टू बी एफ एक्स डी एक्स या a टू बी वाई डी एक्स। जब हमें x की लिमिट दी है तो फॉर्मूला होगा a टू बी वाई डी एक्स। अगर y की लिमिट हो तो फॉर्मूला आएगा x डी वाई। वो इसका पार्ट 2 है, देखेंगे हम लोग। पहले इस पार्ट को देखते हैं, जो हमने पढ़ा उससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। परवलय y स्क्वायर 4x, x अक्ष तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पार्ट में आपको सबसे जरूरी चीज क्या करनी है, प्रश्न को अच्छे से समझ के उसका कच्चा चित्र बनाना है।
ताकि आप एग्जामिनर को दर्शा सकें, एग्जामिनर को पता लग जाए कि मुझे ये वाला एरिया ज्ञात करना है। ध्यान से देखें, ये कह रहे हैं परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये लीजिए परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x। x अक्ष और नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल, यहां पर देखें ये नाभिलंब हो गया, हमें ज्ञात करना है परवलय, नाभिलंब और x अक्ष से परिबद्ध एरिया। इसका मतलब हम कौन सा एरिया ज्ञात करना चाह रहे हैं वो देखें, ये वाला पार्ट हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, परवलय, नाभिलंब और x अक्ष से परिबद्ध। हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा है, एरिया बराबर a टू b y dx है। अब यहां पर देखें ये हो गया मूल बिंदु O 0,0, नाभिलंब सदैव नाभि से गुजरता है तो ये बिंदु हो गया S A,0, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो यहां पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 0 टू a y dx, क्योंकि 0 से a तक है और y dx, तो 0 से a y का मान कितना है √4ax, तो हमने रख दिया √4ax dx। अब 2 √a बाहर आ गया तो मेरे पास ये स्टेप क्या मिला, इज इक्वल टू 0 टू a 2 √a और यहां पर हो गया x पावर हाफ dx। 2 √a बाहर आ जाएगा, x पावर n का अवकलन समाकलन x की घात n+1 बटा n+1, तो x की पावर 3/2 0 से a, तो 4/√3a a √a - 0, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 4/3 a स्क्वायर। इस प्रकार से हमने जो टाइप 1 पढ़ा a टू b y dx, उसका हमने यहां पर एग्जाम्पल दे दिया। फिर आता है टाइप 1 पार्ट बी, वक्र x बराबर 5y, y अक्ष तथा भुजों y बराबर c और y बराबर d से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे है डायग्राम समझने की कोशिश करें। ये हमें दे दिया, ये कोई वक्र है 5y, x बराबर 5y। अब यहां पर इस तरीके से है, लिमिट्स क्या दी है, y बराबर c और ये हो गया y बराबर d। ये परिबद्ध हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा c टू d 5y dy या c टू d x dy। यहां पर लिमिट्स हमें किसकी दे रखी हैं, c y की दे रखी हैं, c और d। इसका मतलब हम लोग x dy करेंगे, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। फिर आता है टाइप 2, x अक्ष के परित वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझें। कुछ पार्ट x अक्ष के ऊपर भी आता है और वक्र का कुछ भाग x अक्ष के नीचे भी आता है, तो हम x अक्ष के, अब x अक्ष के नीचे की तरफ होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन हम उसके केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे। तो x अक्ष के ऊपर का एरिया अलग सॉल्व कर लेंगे, x अक्ष के नीचे का अलग एरिया सॉल्व कर लेंगे, दोनों भागों को मापांक निरपेक्ष मान ऐड कर लेंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। वक्र y बराबर cos x और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x 0 से पाई दिया है। देखें ध्यान से, मैंने सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। y बराबर cos x है, cos x का डायग्राम बना लेते हैं। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है, ये दे दिया। अब मेरे पास एरिया कौन कौन से हैं वो देखें एक बार। एक एरिया ये वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है, ये 0, ये π/2 और ये वाला हो जाएगा पाई। ध्यान से देखें, ये एक भाग, ये दूसरा भाग। यहां पर ये x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष के नीचे है, लेकिन क्षेत्रफल सदैव पॉजिटिव होता है, इसलिए हम मोड में लिखेंगे। लिमिट को ब्रेक करना है, वक्र जहां जहां तक x अक्ष के ऊपर है वो एक पार्ट हो जाएगा, और जैसे ही अपनी दिशा बदलता है x अक्ष के नीचे की तरफ जाता है उसको हम दूसरे पार्ट को अटेंड कर लेंगे। तो देखें ध्यान से, एरिया बराबर हम लिखेंगे, एरिया बराबर 0 से π/2, 0 से π/2,
और क्या हो जाएगा इसका समाकलन, यहां लिख देना cos x dx प्लस π/2 से π/2 से लेके पाई cos x dx। अब यहां पर हम सॉल्व करें, cos x का समाकलन हो गया sin x, लिमिट दे दें हम 0 से π/2 प्लस समाकलन हो गया sin x और लिमिट दे देंगे हम π/2 से पाई। दो पार्ट आ गए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो क्या हो जाएगा, sin π/2 -1 sin π/2 -1 sin π/2 माइनस साइन 0, ध्यान से देखें -0 लिख देते हैं सीधा, प्लस sin पाई माइनस साइन π/2, ये हो जाएगा mod ऑफ 1 - 0 प्लस mod ऑफ साइन पाई 0 -1। ये mod ऑफ 1 आ गया, ये mod ऑफ -1 आ गया। फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 बराबर 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। अगर हम यहां पर मोड नहीं लगाते, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, लिमिट को इसी ढंग से ब्रेक करते हैं, मोड के निशान का प्रयोग नहीं करते। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 1 - 0, ये वाला -1 आ जाएगा, रिजल्ट गलत होने के चांस रहते हैं। इसलिए जो भी पार्ट करें उसको मोड में लिखें, निरपेक्ष मान में लिखें। तो इसका आ गया 2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल। यहां तक कोई डाउट किसी को? मेरे ख्याल से आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि 0 से π/2 cos x प्लस π/2 से पाई cos x इंटीग्रेट कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मान आ गया, इसका भी मान आ गया, दोनों को जोड़ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखें, सममित क्षेत्रफल। अब सममित क्षेत्रफल में क्या करते हैं, जैसे अलग अलग पार्ट्स में अगर वो किसी निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष वक्र सममित है तो हम उसके एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको गुणा कर देते हैं पूरे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगर x अक्ष के सापेक्ष सममित है तो 2 से गुणा कर देंगे पूरे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यदि दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है तो पूरे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे हम केस 1, केस 2, केस 3 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। किसी एक सममित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको सममित भागों की कुल संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे x² + y² बराबर a² है, ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष सममित वक्रों से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना। केस 1, x अक्ष के सापेक्ष सममित। पहली बात, मुझे कैसे पता चलेगा कि दिए गए समीकरण में इसका जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा या y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। इक्वेशन देखते ही हम डिसाइड कर लेंगे। y की जगह -y रखने पर यदि कोई परिवर्तन ना हो तो उसका ग्राफ x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। जैसे y² = 4x है, मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखें। परवलय y² = 4x है, ये हमने इसका ग्राफ बनाया। अब यहां पर सममित से मतलब क्या है, जैसा x अक्ष के ऊपर है वैसा ही x अक्ष के नीचे है। मैं इस पार्ट का एरिया देखता हूं, मान लिया मुझे यहां तक ज्ञात करना है, इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, और पूरे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं x अक्ष के ऊपर का एरिया निकाल लेता हूं और उसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे इस पार्ट का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ x अक्ष के ऊपर का एरिया बराबर टोटल एरिया। फिर आता है y अक्ष के सापेक्ष सममित। अब y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो x² = 4y। x की जगह -x रखने पर यदि कोई परिवर्तन ना हो तो उसका ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। मींस जैसा y अक्ष के एक तरफ है वैसा ही y अक्ष के दूसरी तरफ होगा। जैसे x² = 4ay, ये हमने ग्राफ बनाया, x² = 4ay। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, y अक्ष के एक तरफ का एरिया निकाल लेते हैं और पूरे वक्र का एरिया ज्ञात करने के लिए उसको 2 से गुणा कर देते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, y = mod x है। अब इसका ग्राफ इस तरह का होता है, वी शेप में होता है। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक तरफ का एरिया ज्ञात कर लेंगे और उसको 2 से गुणा कर लेंगे ताकि हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए।
इसका ग्राफ इस तरीके का है। तो y अक्ष के एक तरफ का एरिया ज्ञात करके 2 से गुणा कर देंगे, पूरे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यह भी y अक्ष के सापेक्ष सममित है। फिर आता है दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित वक्र, जैसे x² + y² बराबर r²। तो कुल क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्रफल। देखें गौर से, ये वृत्त है। अब यहां पर मैं प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। इसका क्षेत्रफल आ गया, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। यदि कहा जाए x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल चाहिए तो ऊपर के प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर देंगे। जैसा प्रश्न पूछे उस तरीके से हम उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है दो वक्रों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल। टाइप 4 केस 1, दो वक्रों y बराबर f1x और y बराबर f2x के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल ये होगा, जहां a और b वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखें। ये हमें दो वक्र दिए हैं, y बराबर f1x और y बराबर f2x। ये हो गया y बराबर f1x, ये हो गया y बराबर f2x। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, देखें गौर से। इसका लेके x अक्ष तक का क्षेत्रफल, उसमें से y बराबर f2x का x अक्ष तक का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इन दोनों वक्रों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अब यहां पर ये x बराबर a और ये हो गया x बराबर b। अब ये कैसे ज्ञात करें? सर्वप्रथम दोनों वक्रों के समीकरणों को हल कर लें, उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें। फिर x निर्देशांक को या y निर्देशांक को लिमिट की तरह काम में लेंगे। यदि मैं x निर्देशांक को लिमिट की तरह काम में ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a to b f1x माइनस f2x dx। और y अक्ष के सापेक्ष लेता हूं तो dy करना पड़ेगा और लिमिट y की लेनी पड़ेगी। a और b वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। फिर आता है टाइप 4 केस 2, जब दो वक्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों वक्रों के बीच भी परिबद्ध चाहिए। मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, आप अच्छे से समझ सकेंगे। मान लिया एक वक्र है y बराबर f1x, यह x अक्ष को x बराबर a पर मिलता है। एक अन्य वक्र है y बराबर f2x, ये x अक्ष को, ये वक्र है y बराबर f2x और x अक्ष को मिलता है x बराबर b पर, y बराबर f2x। और ये दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कहां पर? x बराबर c पर। तो इन दोनों वक्रों के बीच क्षेत्रफल जो कि x अक्ष से परिबद्ध है हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे, a से c तक एक क्षेत्रफल तो हमें क्या मिल रहा है, a से c, ये वाला क्षेत्रफल मिल गया। a से c f1x dx और उसको मॉड में लिख लेंगे, प्लस c से b तक अगर हम जंप करें तो कौन मिल रहा है, y बराबर f2x, तो ये वाला क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c से b f2x dx, a to b, a to c f1x dx और c से b f2x dx। इन दोनों क्षेत्रफलों का योगफल ही a से b तक का क्षेत्रफल देगा हमें। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न में कहीं लिखा नहीं होगा, आपको प्रश्न की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और उसके आधार पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये टाइप 1 का प्रश्न है या टाइप 2 का या टाइप 3 का या टाइप 4 का। और जिस टाइप का जो भी केस लगता हो उसके हिसाब से आप उस प्रश्न को अटेंड करें। तो कुछ प्रश्नों को अटेंड करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न है और कोई भी सवाल आप देखें पहले आप डायग्राम बनाएं और उसके बाद उसको अटेंड करें तो आपको पता लगेगा हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y तथा y बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये बन गया एक्स स्क्वायर बराबर 4y और y बराबर 3। तो देखिए रेखा y बराबर 3 ले लेते हैं, ये आ गई हमारे पास रेखा y बराबर 3 और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला कंप्लीट, ये हो गया O 0,0, ये हो गया 0,3, क्योंकि ये रेखा कौन सी है, y बराबर 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4y और y बराबर 3 रेखा हो गई। हमें ये कंप्लीट एरिया ज्ञात करना है। यहां पर y अक्ष नहीं बोला, देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y तथा y बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्रफल। अगर यहां वो y अक्ष बोलता तब हमें सिंगल एरिया निकालना पड़ता। यहां y अक्ष का पार्टीशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको परवलय और रेखा y बराबर 3 के बीच का एरिया ज्ञात करना है। इसका मतलब मुझे डबल एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक तरफ का एरिया ज्ञात कर लेता हूं और उसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मैं एक तरफ का एरिया ज्ञात करता हूं तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया बराबर 2 टाइम्स ऑफ। अब लिमिट 0 से चला दे तो क्या हो जाएगी, 0 से 3। लिमिट y की दी है तो हम dy काम में लेंगे, तो क्या लिख दें हम, x dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। अब 0 से 3 x dy, तो x का मान कितना, अंडर रूट 4y, तो अंडर रूट ऑफ 4y dy। ध्यान से समझने की कोशिश करें, 2 ये बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, इंटू 2, और यहां पर 0 से 3 y पावर हाफ dy। यहां पे 4 को बाहर निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट लगा देते हैं 0 से 3। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8/3 और ये y पावर 3/2 और लिमिट लगा देते हैं 0 से 3, तो 8/3 यहां हो जाएगा 3 पावर 3/2 माइनस 0, 8/3 3 रूट 3 माइनस 0। हमें क्या प्राप्त हो गया, 8 रूट 3 वर्ग इकाई। इस प्रकार से जो इसने क्षेत्रफल पूछा था वो हमने ज्ञात कर लिया। यहां पर डबल एरिया ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इस परवलय और रेखा y बराबर 3 के बीच परिबद्ध है। इसका मतलब हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा किया, 0 से 3 अंडर रूट 4y dy और फिर इसको हल कर लिया, 8 रूट 3 वर्ग इकाई प्राप्त हो गया। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो गलती होने के चांस रहते हैं, डायग्राम आपको जरूर बनाना है। इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। दो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y स्क्वायर इक्वल टू 4x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। राजस्थान बोर्ड 2015 2018 दोनों में पूछा हुआ है। पहला काम डायग्राम बनाएंगे। मुझे दो परवलय दिए गए हैं। एक परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x, तो मैंने बना दिया y स्क्वायर बराबर 4x। दूसरा परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ये बन गया एक्स स्क्वायर बराबर 4y। और हमें इन वक्रों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल चाहिए, मीन्स ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने एक कच्चा चित्र बना लिया और इससे हमें क्लियर हो गया कि हमें क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है। अब पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। दो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहां सबसे पहली जरूरत लिमिट की है और लिमिट के लिए प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां तो मुझे पता है
ये बिंदु कौन सा है, O 0,0। मूल बिंदु पे दोनों मिल रहे हैं, लेकिन यह प्रतिच्छेद बिंदु मुझे नहीं पता। पहला काम अब करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, समीकरण नंबर 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, समीकरण नंबर 2। दोनों को सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 से y का मान 2 में रख दिया, y का मान कितना, x स्क्वायर बटा 4, 2 में रख दिया x स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 4x, x की पावर 4 बटा 16 बराबर 4x। ये उधर जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 64, x क्यूब बराबर 4 क्यूब, तो x बराबर 4 आ गया। x का मान समीकरण में रख दूं, x का मान रख दिया समीकरण 1 में, तो 4 स्क्वायर बराबर 4y, तो y बराबर 4। इसका मतलब दोनों वक्र 4,4 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 4,4। यहां देखूं तो ये बिंदु क्या हो गया, 4,0। अब डायग्राम से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, 0 से लेके मुझे x में लिमिट दे रखी है, तो y dx वाला फॉर्मूला लगाता हूं। ये हो गया टाइप 4 केस 1, दो वक्रों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल 0 से 4 तक, ऊपर से लेके नीचे तक का एरिया माइनस ये वाला एरिया, तो दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, 0 से 4 y1 माइनस y2 मीन 0 से 4 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। कई बार बच्चों को लगता है सर मेरे को कभी कंफ्यूजन हो जाए, f1x माइनस f2x में गलत ले लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कोशिश तो करें कि डायग्राम को देख के ही जजमेंट लें। जैसे यहां पर डायग्राम क्या दिया हुआ है, ऊपर कौन सा एरिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो मीन्स अंडर रूट 4x में से इस वाले दूसरे वाले क्षेत्रफल को घटाना है। अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो भी बाहर मोड लगाए तो माइनस में आएगा, तो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। फिर भी आप कोशिश करें कि चित्र देखकर सही ढंग से डिसीजन लें। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब यहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, y1 माइनस y2, तो 0 से 4 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 dx। ये आ जाएगा 2x पावर हाफ dx माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर dx। 2 पड़ा है, x पावर 3/2 लिमिट 0 से 4 माइनस 1/4 एक्स क्यूब बटा 3 लिमिट 0 से 4। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4/3, 4 रूट 4 8 माइनस 0 माइनस 1/4, यहाँ 4 क्यूब माइनस 0, इसका मतलब कितना हो गया, ध्यान से देखें, ये 3 एज इट इज पड़ा है, 4 क्यूब मतलब 64 माइनस 0, ये हो गया 32/3 माइनस 16/3 इक्वल टू 16/3 वर्ग इकाई। ये हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, दो परवलयों के बीच परिबद्ध। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। फिर इसी तरह का प्रश्न देखते हैं, राजस्थान बोर्ड 2017 में पूछा है। प्रथम चतुर्थांश में y स्क्वायर इक्वल टू 16x तथा सरल रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां हमें प्रथम चतुर्थांश भी बोल दिया, x अक्ष का पार्टीशन दे दिया। डायग्राम बनाते हैं। मुझे कहा गया y स्क्वायर बराबर 16x, ये बना दिया y स्क्वायर बराबर 16x। अब पढ़ते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 16x तथा सरल रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां पर मैं रेखा x बराबर 1 ले लेता हूं, फिर रेखा x बराबर 4 ले लेता हूं, ये हो गई x बराबर 4 मीन्स 4,0, ये हो गया 1,0। x अक्ष का पार्टीशन दे रखा है, इसका मतलब मुझे सिर्फ ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सवाल वापस पढ़े, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो ये वाला परवलय कौन सा है, y स्क्वायर बराबर 16x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला रूप है। सरल रेखा x बराबर 1, ये रेखा x बराबर 1, रेखा x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब तो बड़ा आसान काम है, लिमिट 1 से 4 चली जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया बराबर लिमिट ले लेते हैं 1 से 4 y dx। जब x की लिमिट दी है
तो फॉर्मूला y dx हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 से 4 अंडर रूट ऑफ 16x dx, बाहर आ जाएगा 4 x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लगा देंगे 1 से 4, तो कितना हो गया 4 दूनी 8/3 और अंदर क्या हो जाएगा 4√4 माइनस 1, तो ये हो गया 8/3 इंटू 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 56/3 वर्ग इकाई आ जाएगा। कई बार जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उससे भी हमें बचना है। देखिए 1 से 4 y dx, तो 1 से 4 √16x, 4 दूनी 8/3, 4√4 क्योंकि 4√4 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, तो 8 इंटू 7 56/3 वर्ग इकाई आ गया। क्लियर। इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। y² 4x तथा सरल रेखा y बराबर x द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखें। y² बराबर 4x, तो ये बना दिया y² बराबर 4x। फिर कहा गया रेखा y बराबर x मीन्स मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। अब तकलीफ ये है हमें इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात नहीं है। ये तो 0,0 है, लेकिन ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं नहीं पता। तो सर्वप्रथम अब हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करते हैं, y² बराबर 4x, समीकरण नंबर 1, y बराबर x समीकरण नंबर 2। यहां से मैं y बराबर x रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा x² बराबर 4x, तो x² माइनस 4x बराबर 0, x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 4। दोनों जने x बराबर 4 पर प्रतिच्छेद करते हैं। y बराबर x है, तो y बराबर x से y बराबर 4, अतः इनका प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो गया P 4,4। हमारी जरूरत तो केवल x निर्देशांक की थी, ये हो गया 4,0। हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो अब हम कैसे अटेन करेंगे, ध्यान से देखें। एरिया बराबर लिमिट कहां से कहां दें, 0 से 4, f1x माइनस f2x वाला काम करेंगे, तो 0 से 4, f1x कौन सा है, √4x माइनस x dx, और जो आएगा इसको अटेंड कर लेंगे। देखें ध्यान से, ये पहला वक्र है √4x माइनस x। अब इनका समाकलन किया तो गौर से देखें, इसमें से तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लगा देंगे 0 से 4 माइनस x का समाकलन x² बटा 2, लिमिट लगा देंगे 0 से 4। ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखें ध्यान से। ये 2 दूनी 4/3, तो इज इक्वल टू मिल गया 4/3। ये सारा का सारा मोड के अंदर है, 4/3। अब ये 4√4 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 1/2। ये कितना हो जाएगा 4² मीन्स 16 माइनस 0, 16 माइनस 0। ये हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। यहां से वापस देखें, √4x माइनस x करना है, 0 से 4 लिमिट थी, तो 2 बाहर आ गया, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 दूनी 4/3। अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4√4 माइनस 0 माइनस 1/2, 4² माइनस 0², तो 16 माइनस 0। अब ये क्या हो जाएगा
4 दूनी 8, 8 चौक 32 बटा 3 माइनस 8। क्लियर। अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना मिल गया आपको, 32 माइनस 24 बटा 3 बराबर 8 बटा 3 वर्ग इकाई। तो हमें क्षेत्रफल मिल गया 8 बटा 3 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम दो वक्रों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें उनका थोड़ा ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से आप सब बातें अभी तक की समझ रहे हैं। अब एक बढ़िया प्रश्न देखें, बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करें। 2016 में आया हुआ है, समाकलन का प्रयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके भुजाओं के समीकरण y = x+1, y = 2x+1 एवं x = 2 है। यहां मुझे तीन रेखाओं के समीकरण दे दिए हैं। तो सर्वप्रथम मैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करता हूं और प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करके उनका चित्र बना लेता हूं। चित्र बनाने से मुझे त्रिकोणीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा और फिर हम सूत्र की सहायता से उसको ज्ञात कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। देखें ध्यान से, दिए गए समीकरण y = x+1 में ये समीकरण नंबर 1, y = 2x+1 और x = 2, तीन समीकरण दिए। समीकरण 1 और 3 को 1, 2, 3 को हल करते हैं। सबसे पहला काम देखिए ध्यान से, x = 2 है। मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में x = 2 रख देता हूं, तो 2 + 1 3 मिला, तो y = 3 मिलता है। समीकरण 2 में x की जगह 2 रख देता हूं, तो y = 5 मिल जाता है। अब समीकरण 1 और 2 को भी हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को कैसे हल कर सकते हैं, y = y कर दिया, ये समीकरण 1, समीकरण 2, y = y तो x+1 = 2x+1, x को उधर भेज दिया तो x = 0 प्राप्त हुआ। अब x = 0 को समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में x = 0 रखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, y = 1, तो y = 1 मिल गया। इस प्रकार बिंदु शीर्ष क्या मिलते हैं, a 0,1, b 2,3 एंड c 2,5। यहां तक पहले किसी को कोई कष्ट हो तो बोल दें। ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए a 0,1। जैसे ही मैं x को 0 करता हूं, क्योंकि y = y को हल किया हमने, तो x+1 = 2x+1, x उधर गया, ये 1 से 1 घट गया, तो x = 0 मिला, और x की जगह 0 रखने पर y का मान 1 प्राप्त होता है। अब हम इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अगले पेज पे यही बना लेते हैं। a 0,1 है, b 2,3 है, a 0,1 और 2,3 2,5 1 2 1 2 3 4 5। ध्यान से देखें, 0,1 तो ये हो गया 0,1, x = 2 रेखा, तो ये वाली रेखा x = 2 है। रेखा x = 2। अब मुझे बिंदु चाहिए 2,3। सिंपल 10वीं कक्षा में हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे वैसे ही करेंगे। 2,3 1, ये हो गया 2, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया B 2,3। फिर मुझे चाहिए C 2,5, 1 2 3 4 5, ये बिंदु, इसको मैं कह देता हूं C 2,5। अब ये मुझे तीन शीर्ष प्राप्त हुए, इन तीनों को मिला देते हैं।
इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखें, जब हमने दोनों को हल किया तो हमें 0,1 मिला। अब यहाँ पर ये 0,1 में से x0 y1 तो ये वाला पॉइंट हो गया, b 2,3 तो x2 y3, c 2,5 तो x2 y5 और हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर रेखाएं कौन सी हैं वो भी हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहली बात y बराबर 2x + 1, ये 2,5 है, तो यहाँ पर इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर 5 मिलता है, तो ये वाली रेखा कौन सी हो गई, y बराबर 2x + 1। ये वाली रेखा कौन सी हो गई, y बराबर x + 1। हम अच्छे से चेक भी कर लेते हैं, y बराबर x + 1, क्योंकि x की जगह 2 रखता हूं तो y 3 मिलता है, इसका मतलब ये रेखा संतुष्ट करती है। और जैसे मैं x की जगह 0 करता हूं तो y मिलता है, ये दोनों बिंदु इस रेखा पर संतुष्ट करते हैं। ये मुझे चित्र प्राप्त हो गया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है वो देखें आप। मुझे क्षेत्रफल ये डॉटेड एरिया निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, a से b y dx। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, ये 0 है, o 0,0, 0 से 2 तक जाता हूं और ऊपर से लेके जमीन तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। फिर 0 से 2 तक ये नीचे का सारा क्षेत्रफल घटा दूं तो हमें इन दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए गौर से, यहां पर देखें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 से 2 2x + 1 dx माइनस 0 से 2 x + 1 dx, और जो भी क्षेत्रफल मिलेगा उसको मॉड में लिखेंगे, हमेशा मापांक में लिखेंगे। अब इसका समाकलन करते हैं तो 2 × x²/2, 2 से 2 गया तो x², लिमिट 0 से 2 प्लस 1 का हो गया x 0 से 2 माइनस, अब ये वाला पार्ट है इसको पूरे को बॉक्स में डाल दिया, x का समाकलन x²/2 0 से 2 प्लस x 0 से 2। अब यहाँ पे लिमिट लगाई 2 × 2 = 4 - 0 प्लस 2 - 0 माइनस, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 2 दूनी 4/2 - 0 प्लस 2 - 0। ये वाला पार्ट भी अलग से रहेगा, कंप्लीट पार्ट मोड में लिखेंगे हम लोग, ये भी मोड में और ये भी मोड में। 4 और 2 6, 6 - 4/2 2 प्लस 2 4, 6 - 4 = 2 वर्ग इकाई। इस प्रकार हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, हमने अवकल समीकरण के लगभग सभी रूप डिस्कस कर लिए और उनसे संबंधित प्रश्नों को कैसे अटेंड करना है वो भी हमने देखा। ये जो निश्चित समाकलन है और उसके अनुप्रयोग ध्यान से देखें, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग है क्षेत्रफल ज्ञात करने में, वो भी हमने अटेंड कर लिया। आप इन सब का अच्छे से रिवीजन करें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।